हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 3 हो जाता है और जो सब्जेक्ट आपका हो जाता है वो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हो जाता है। इसमें जो आपका लेसन हो जाता है वो बाल विकास हो जाता है। तो बाल विकास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? पहले बाल विकास का अर्थ जाना, उसके क्षेत्र जाने, इसमें अवस्थाओं को जाना, और जो अभी पिछला वीडियो था यानी सेकंड लेक्चर हो जाता है उसमें हम लोगों ने शिशुअवस्था के बारे में डिटेल में डिस्कस की। आज हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? तो बाल्यावस्था पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर जो बाल विकास है वो क्या होता है, इसको समझते हुए चलते हैं। तो बाल विकास की अगर बात की जाए, बाल विकास या बच्चे का विकास, क्योंकि बाल का मतलब क्या होता है? तो बाल का मतलब होता है बच्चा, यानी बाल विकास यानी बच्चे का विकास, यही तो है ना। तो इसमें ये हो जाता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर कब? तो जन्म से लेकर और कब तक है? किशोर अवस्था, यानी किशोरावस्था आपकी हो जाती है। किशोरावस्था का मतलब क्या होता है कि ये तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाल विकास। जब वो धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो क्या होता है? तो गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में, यानी जो मनुष्य होता है उसमें क्या होते हैं? अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो होना स्वाभाविक होता है। पहले बच्चा क्या होता है? भ्रूणावस्था उसकी होती है, वो भ्रूण में होता है ना, उसने अभी जन्म नहीं लिया। फिर उसके बाद वो जन्म लेता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर उसकी अवस्था 0 से यानी जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, वो शिशुअवस्था कहलाती है। उसमें बहुत से चेंजेस होते हैं। पहले बच्चा क्या होता है कि पहले बच्चा खुद से यानी ये तक नहीं कर पाता कि उसकी गर्दन भी इतनी हिलती डुलती है कि अगर जब उसको कोई दूसरा सहारा लेकर करता है तो उस गर्दन को बहुत अच्छे से पकड़ता है कि ऐसा ना हो इधर उधर बच्चे की गर्दन लचक जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये सब चीज़ें, लेकिन फिर उसमें क्या होती है? दृढ़ता आती जाती है, उसमें थोड़े से चीज़ों में बदलाव होता जाता है, फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो वो 5 वर्ष तक यानी वो शिशुअवस्था में रहता है। उसके बाद 6 से 12 वर्ष में वो कहाँ पे चला जाता है? वो बाल्यावस्था में चला जाता है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और जिन्हें भ्रूणावस्था या शारीरिक विकास माना जाता है। और जन्म के बाद वो कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही बाल विकास कहते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि बाल विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और यानी संवेदनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और इसका अगर बाल विकास अध्ययन किसका है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो एक बच्चे के मानसिक विकास, किसमें? तो एक बच्चे के मानसिक विकास हो जाता है आपका, और क्या हो जाता है? सोचने की क्षमता को संदर्भित करता है। एक बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, वो उसके सामाजिक विकास का प्रतिनिधित्व है। डरना, रोना, गुस्सा करना, ये सभी शब्द हैं जो भावात्मक विकास को स्पष्ट करते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बाल विकास का अध्ययन जो क्षेत्र है वो उपरोक्त सभी बिंदुओं में है, यानी सभी बिंदुओं में होने का मतलब है कि देखिए डरना, रोना, गुस्सा, ये सभी, और उसमें मानसिक विकास, सोचने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे तो हो गया आपका बाल अवस्था। अब इसमें जो अवस्थाओं को हमने देखा, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर की जो अवस्था हो जाती है वो हो जाती है शिशुअवस्था। कौन सी हो जाती है? तो शिशुअवस्था हो जाती है। ये अवस्था कब से कब तक होती है? तो ये अवस्था आपकी हो जाती है जन्म से
जन्म से 5 वर्ष की अवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी बाल्यावस्था आती है। तो बाल्यावस्था कब से कब तक हो जाती है? तो बाल्यावस्था आपकी हो जाती है 6 से 12 वर्ष। कब तक हो जाती है? तो 6 से 12 वर्ष। उसके बाद आपकी किशोरावस्था आती है। तो किशोरावस्था कब से कब तक होती है? तो किशोरावस्था आपकी हो जाती है 13 वर्ष से 18 वर्ष। कब से हो जाती है? तो 13 वर्ष से स्टार्ट होती है और 18 वर्ष तक रहती है। और ये अवस्था 18 वर्ष तक ही नहीं सभी में रहती, क्योंकि एक समान अवस्था ये नहीं होती है। ये किसी किसी में आपकी हो जाती है 22 वर्ष तक भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये अवस्था की अगर बात की जाए तो तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। तो ये अवस्था किसी किसी में तो 18 वर्ष तक रहती है, लेकिन किसी किसी में 19, 20, 21, 22 तक चली जाती है। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाल्यावस्था। ये एक सामाजिक संरचना है, ये एक शारीरिक संरचना है। ये बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण हो जाता है। कौन? तो बाल्यावस्था। ये क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक शारीरिक संरचना है। ठीक है ना। ये कैसी संरचना है? तो ये एक शारीरिक संरचना हो जाती है और इसमें विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड। बालकों की वो अवस्था है जिसमें छात्रों की स्मरण चेतना का विकास होता है। किसमें? तो बाल्यावस्था की यहाँ पे बात हो रही है। बाल्यावस्था जो आपका हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बालकों की वो अवस्था है जिसमें छात्रों की स्मरण चेतना का विकास होता है। और यहाँ पे समझ लेते हैं बाल्यावस्था को 6 से कब से? तो 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु जिज्ञासु होते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में एक चीज रहती है कि जो ये वस्तु है ये कैसी है, ये नहीं पूछते हैं कि मतलब वो उसके संपर्क में रहते हैं और जो नवीन वस्तु है उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। यही उनका रहता है। ठीक है ना। और ये विकास वो अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या की अगर बात की जाए तो 270 से बढ़कर 350 तक हो जाती है और उनमें वृद्धा आ जाती है। यानी उसमें क्या आ जाती है? तो वृद्धा आ जाती है। 6 वर्ष की अवस्था तक 4 दाढ़ें वो 8 काटने वाले दांत आ जाते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं और 12 वर्ष तक क्या हो जाता है? 12 वर्ष तक की आयु तक क्या हो जाता है? तो 25 दांत निकल आते हैं। और बाल्यावस्था तक बालक का मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है और इनका भार शरीर का 26% हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि पहले बच्चा किसमें था? तो शिशुअवस्था में था। उसकी जो हड्डियों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 270 हड्डियों की संख्या थी। अब क्या हुआ? अब बढ़ गई और 350 तक हो जाती हैं। उसके बाद देखिए हर स्टेज में हड्डियों की संख्या अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क व्यक्ति में यानी एक नौजवान व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर देंगे 206। ठीक है। लेकिन जब बात की जाए कि शेषवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो जब शेषवावस्था की बात आए, यहाँ पे सब चीज साथ में लेकर चलते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी कंफ्यूजन होती है वो नहीं रह जाती, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि हड्डियों की संख्या 206 होती है और जब ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 206 जरूर दिया होगा। अब आप कंफ्यूज हैं। पहली बात, आप कंफ्यूज नहीं है, आप एकदम 100% श्योर हैं कि हड्डियों की संख्या तो 206 होती है। हम इसी पे टिक करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी, इस पे नहीं ध्यान दिया कि ये अवस्था कौन सी पूछी जा रही है। वयस्क व्यक्ति पूछा जा रहा है या शिशुअवस्था पूछा जा रहा है या बाल्यावस्था पूछा जा रहा है। लेकिन ये चीजें स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हो कि हड्डियों की संख्या 206, हड्डियों की संख्या 206, तो आपको क्या रहता है कि आप उसी पे टिक करेंगे, जो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
है ना। अगर बात करें तो शेषवावस्था की अगर बात हम करते हैं तो इसमें जब हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। और उसके बाद बाल्यावस्था में आते आते हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या हो जाती है 350। और उसके बाद आपकी जब वयस्क व्यक्ति होता है तब हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, तब हो जाती है 206 हड्डियों की संख्या। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपका चलते इसमें देख लेते हैं 6 वर्ष की अवस्था तक 4 दाढ़ें कितनी, तो 6 वर्ष की अवस्था की बात यहाँ पे हो रही है, तो 4 दाढ़ें और 8 काटने वाले दांत आ जाते हैं, यानी 4 दाढ़ें और 8 क्या होता है, काटने वाले दांत आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं और 12 वर्ष तक की आयु तक 25 दांत, 12 वर्ष की आयु तक कितने दांत निकल आते हैं, तो 25 दांत निकल आते हैं। और बाल्यावस्था तक बालक का मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब बच्चा किसमें था, तो शिशुअवस्था में था, तो उस पे क्या था, उसकी जो मांसपेशियां उस पे उसका नियंत्रण नहीं था। जब कोई गार्जियन उसको लेता है, कोई बड़ा व्यक्ति उसको लेता है, तो कैसे गोद में लेता है, उसकी सबसे पहले गर्दन पर हाथ लगाता है, यानी उसकी मांसपेशियों पे क्या नहीं है, तो नियंत्रण नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब बच्चा बाल्यावस्था में आया है तो उसकी मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण हो गया है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। और उसका भार शरीर का 26% हो जाता है। कितना प्रतिशत, तो 26% हो जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो बाल्यावस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले संचय काल हो जाता है आपका, तो 6 से 9 वर्ष, यानी 6 से 12 तक है, तो 2 भागों में बांटा गया, आधा आधा डिवाइड कर दिया गया। तो 6 से 9 वर्ष तक की जो पूर्व बाल्यावस्था हो जाती है। और परिपाक काल हो जाता है, यानी 9 वर्ष से उत्तर बाल्यावस्था, यानी क्या होता है कि 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था हो जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पहले हम कुछ पॉइंट्स को और समझ लेते हैं, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं शेषवावस्था और बाल्यावस्था दोनों का, जिसमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएं आपकी। तो हम शेषवावस्था यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं शेषवावस्था आपका हो जाता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाल्यावस्था। अब दोनों में हम ये देखेंगे कि किसमें क्या चीज़ सेम है और किसमें क्या चीज़ बदली है और क्यों बदली है, कैसे बदली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम शेषवावस्था की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो शारीरिक विकास हो जाता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो तीव्र गति से बढ़ता है। किससे बढ़ता है, तो तीव्र गति से बढ़ता है। और बाल्यावस्था की बात की जाए तो इसमें धीमापन आ जाता है। क्या हो जाता है, तो इसमें धीमापन आ जाता है। जो शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो शेषवावस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है उसमें शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। क्या होता है, तो अपरिपक्व होता है। और अगर इसकी अपरिपक्व यहाँ पे लिख देते हैं, अपरिपक्व होता है। और उसके बाद अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है। किसमें वृद्धि हो जाती है, तो मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है। और अगर हम बात करें शेषवावस्था की तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो उसमें यानी क्या क्या होता है, उसमें जब वो भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो बच्चा रोता है ना, क्रोध यानी क्रोधित भी होता है। और उस जो वस्तु होती है यानी उसके पास कोई भी चीज आप रखेंगे तो वो वस्तु को मुंह में डाल लेगा। लेकिन अब इसमें बाल्यावस्था में देख लेते हैं क्या होता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें ये प्रक्रिया नहीं होती कि भाई उसको जब भूख लगती है तो या प्यास लगती है तो वो बोल सकता है, कह सकता है कि हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, और वो जो चीजें होती हैं उनको अब मुंह में नहीं डालता है। उसके बाद हम और कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसमें
क्या होता है कि शिशुअवस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है, यानी वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये भी चाहता है कि जो उसकी माता है वो सबसे ज़्यादा अगर प्यार करे तो मुझसे करे। यानी ये जो बच्चा होता है, जो शिशुअवस्था में बच्चा है, तो वो क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा, यानी वो सोचता है, वो भी कह तो नहीं पा रहा है, लेकिन वो सोचता है कि सबसे ज़्यादा जो माँ है वो हमें प्यार करे, किसी को ना करे, भले वो भाई बहन उससे बड़े हैं या घर के कोई है, मतलब हम वो प्यार ना दे, हमको सिर्फ प्यार दे। तो इस तरह का होता है ये बच्चा। और जब बच्चा ये बाल्यावस्था में जाता है तो बच्चा क्या करता है, अपना एक जैसे कहते हैं ना खिलौने की आयु, खेलने की आयु, तो इसको भी डिवाइड किया गया है। इस पर भी डिस्कस करेंगे कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं और खेलने की आयु किसे कहते हैं, लेकिन ये बाल्यावस्था में होता है। और अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा खेलता है और अपनी टोली बनाता है, टोली में रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा इस एज के जो बच्चे होते हैं, यानी बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, अपने ग्रुप यानी अपने ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं अपने एज के बच्चों के साथ, है ना। और ये जो ये अवस्था होती है गंदी अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि इसमें बच्चा बिल्कुल भी घिन नहीं करता है कि मिट्टी लग जाएगी, हमारे गंदगी लग जाएगी, वो मतलब उसको खेलने को दे दिया जाए और फिर वो कितना भी गंदा हो जाए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किसमें है, तो ये जो आपका हो जाता है ये बाल अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब बाल्यावस्था की हम बात कर लेते हैं कि बाल्यावस्था में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बाल्यावस्था में जैसे आपका हो जाता है, बच्चों को रचनात्मक जो काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। क्यों आता है, क्योंकि बच्चा क्या रचनात्मक मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, तभी तो आप समझेंगे कि बच्चे को जो रचनात्मक में आनंद आता है आखिर रचनात्मक है क्या। तो रचनात्मक यानी क्रिएटिव, यानी बच्चा क्या करता है, क्रिएटिव होता है बच्चा, और वो यानी करके सीखता है, करके देखता है, यानी बच्चा अपने आप से स्वयं कर रहा है ना। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो रचनात्मक का मतलब यही, यानी जैसे रचनात्मक कोई बच्चा है तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चा देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो सरल और निश्चल होते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि इनको, जैसे जब बड़े होते हैं तभी तो वो दूसरों के साथ बुरा करना सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, है ना, उनको दर्द देते हैं, दुख देते हैं। लेकिन बच्चा भी क्या है, कोई उसमें इस तरह की प्रवृत्ति नहीं आई है और वो बड़ों की तरह आप उन्हें जटिल तरीके से कुछ नहीं समझा पाएंगे। जो बच्चा होता है, अगर आप सोचे कि उनको जैसे बड़ों को समझाया जाता है उस तरह से आप बच्चों को समझा पाएंगे, तो ऐसा नहीं, मार से डांट से बच्चा कभी नहीं समझता है। क्योंकि जब भी आप बच्चे को समझाएंगे, अगर प्यार से आप समझाते हैं तो बच्चे से आप 2 वर्क करा ले। अगर एक काम के लिए आप उससे डांट के कहेंगे कि आप तुम ऐसा काम करो, तो वो बच्चा हो सकता है वो भी काम ना करे। क्यों, क्योंकि आपने उससे डांट से कहा है। क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको आप डांट से भी कहोगे तो वो भी समझ जाएंगे कि चलो इन्होंने हमें डांट दिया, कोई बात नहीं, हम इनका वर्क कर देते हैं। लेकिन इस तरह के बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जैसे को तैसा वाली एज होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने स्कूल में देखा होगा जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने एक बच्चे का बैग फाड़ दिया, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, एक बच्चे ने किसी बच्चे का बैग फाड़ दिया और यहाँ पर भी इसका भी बैग रखा हुआ है, उसने इस बच्चे का बैग फाड़ दिया। अब इस बच्चे ने क्या किया कि इस बच्चे ने पहले इसका बैग फाड़ा, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा, अब ये इसका बैग फाड़ देगा, नहीं मौका मिलेगा तो इसकी पेंसिल तोड़ देगा, नहीं कुछ मिलेगा इसकी बुक फाड़ देगा, नहीं कुछ मिलेगा तो क्या करेगा, ये इसका टिफिन खा जाएगा, यानी इसमें जो लंच है टिफिन में वो खा जाएगा, यानी बदला जरूर लेगा। अगर आप उससे पूछोगे आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहेगा कि इन्होंने हमारा बैग फाड़ा इसलिए हमने इनकी पेंसिल तोड़ दी, या इन्होंने हमारा बैग फाड़ा इसलिए हमने इनके टिफिन में जो लंच था वो हमने कर लिया। या आपने बच्चों को देखा होगा कि एक दिन अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को लंच करा दिया, अब दूसरे दिन अगर वो बच्चा उसको लंच नहीं कराएगा तो वो कह डालेगा, क्योंकि जैसे का तैसा, उसको क्या है, बदला चाहिए। वो बच्चा ये नहीं समझता है, जैसे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि अरे हमने इनको दे दिया, ये हमको दें या ना दे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये बच्चे जो बाल अवस्था जो अवस्था होती है इसमें ये नहीं सब सोचते हैं, इसमें आप जैसा बच्चे के साथ करेंगे बच्चा आपके साथ वैसा ही कर लेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है।
और हम लोग थे कहाँ पे, हम लोग रचनात्मक की बात कर रहे थे। तो बच्चे क्या होता है, बच्चे सरल और निश्चल होते हैं, और इसलिए बड़ों की तरह आप उनसे क्या कर सकते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें जटिल तरीके से कुछ आप नहीं समझा सकते हैं। और उन्हें जटिलता तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें सहजता पसंद होती है। आप उन्हें अच्छे से प्यार करो, बच्चा है तो उसको चुमकार के आप बुलाओ कि बेटा यहाँ पे आओ, प्यार से, यहाँ पे क्या है बताओ, अच्छा क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसा लगेगा कि हमसे ज्यादा इनको कोई प्यारा ही नहीं है ना। इस एज में ये होता है। तो इनको क्या होती है, रचनात्मकता पसंद होती है। और वह जो बच्चे होते हैं वो अपने जो उनका जो कल्पना होती है, यानी कल्पना के घोड़े लगातार कहीं ना कहीं पे वो अपने कल्पना के घोड़े को लेकर कहीं ना कहीं उड़ जाएंगे। और यही कल्पनाशीलता क्या कहलाती है, तो रचनात्मकता कहलाती है, या रचनात्मकता का आधार भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। तो बाल्यावस्था बालक के जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। ये अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यानी जो ये अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बालक के जीवन का ये स्वर्णिम समय होता है। और इसमें बच्चे के, देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन और खेलकूद का अवसर देना चाहिए। जो ये बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, कहते नहीं कि इस अवस्था में बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इनको अवसर देना चाहिए। और इनके जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन्हें पौष्टिक भोजन भी देना चाहिए। और जो शिक्षक हो जाते हैं, अभिभावक हो जाते हैं, इनको क्या है, तो इनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए तो आप ये पढ़ रहे हैं ना कि सीडीपी आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षक होने वाले हो। और शिक्षक को ये चीजें पता होनी चाहिए, बच्चों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आपका ये लेसन है। और ये आपका जो सीडीपी है, ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे तब तक ये आपके साथ ही में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आप भाई टीचर बनोगे, और टीचर को बच्चों के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। कब बच्चों को उपचार की जरूरत है, कब बच्चों को निदान की जरूरत है, कब बच्चा जिस एज में है उसको क्या क्या, किस तरह से बच्चे को उसके सामने पेश आना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको कब ज्ञान होगा। क्यों, तभी तो ज्ञान होगा जब इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, पहले से आपने समझ रखा होगा, तभी तो आप बच्चों से अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। वरना आप क्या करोगे, जैसे बच्चा है, कोई रोता हुआ आपके पास आ गया, तो आप क्या करोगे बच्चे के साथ, आप उसके 2 तमाचे और लगा दोगे। ये रोया करता है हर वक्त। लेकिन जब आपने बाल विकास पढ़ा है तो आपको क्या है, आपको पता है कि बच्चे को मारना नहीं है, पहले उसको छुपाना है। यानी वो रो रहा है तो उसको कहो कि आप चुप जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना है, और जो उसकी प्रॉब्लम है उसका आपको उपचार करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि बच्चा आया रोते हुए, उसको और पीट दिया, है ना। तो ये सब चीजें तो आप इस तरह से आप समझ पाएंगे। यानी ये अवस्था ही ऐसी होती है। और बच्चा इस अवस्था में अपने आप को हीरो समझता है। यानी बच्चा हो या बच्ची हो, वो अपने आप को बहुत मुख्य समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, या मैं कह रहा हूँ सही ही कह रहा हूँ, ये जो सामने वाले हैं ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, सब मुझी को अट्रैक्शन दे। जैसे आपका शिशुअवस्था में कि मेरी माँ मुझको ही माने, तो ऐसे ही जो ये एज होती है बाल्यावस्था, तो इसमें भी ये जो बच्चा है वो सोचता है कि मेरी तारीफ करें सब, मुझे क्या कहें, मुझे ये कहें बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है। उसने अच्छा वर्क भी भले ना किया हो, अगर आपने क्या किया, दूसरे की आपने तारीफ उसके सामने कर दी, तो समझ लीजिए आप उसके लिए बहुत बुरे बन गए। और वो मतलब ये करता है कि वो भले इतना अच्छा वर्क ना कर पाए, लेकिन आप उसकी तारीफ करो। इस एज में बच्चे का ये मन रहता है। ठीक है ना। तो इसको हम कुछ परिभाषाओं के द्वारा भी समझ लेते हैं। परिभाषा हो जाती कोल एवं ब्रूस के अनुसार, तो बाल्यावस्था जीवन का क्या है, तो अनोखा काल है। किन्होंने कहा है, तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है कि ये अनोखा काल है, और रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्व का काल है। मिथ्या परिपक्व का काल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे
अब बच्चा है, अब बाल अवस्था में है। अब बच्चा डरता तो बहुत है इस एज में, आपको पता ही है। अभी आप उसे अंधेरे में भेज दो, वो बहुत डरेगा, नहीं मम्मी मुझे बहुत डर लगता है, नहीं पापा मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन वो दिखावा बहुत करता है कि आप उससे कह दो अच्छा वहां पे जाओगे डरोगे तो, नहीं भाई आप बहुत हीरो हो, बहुत स्ट्रोंग हो, आप भाई वहां पे नहीं डरो। वो कहेगा नहीं मैं वहां अंधेरे में जाके वो चीज में उठा लाऊंगा या उठा लाऊंगी। अब वो अंधेरे में चला तो गया, लेकिन क्या हो रहा है, वो डर रहा है बच्चा। यानी जो वो डर रहा है तो वो क्या हुआ, यानी मिथ्या परिपक्वता हो गई, यानी कि दिखावटी मैच्योरिटी हो गई। अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, अभी वो बाल अवस्था में है, लेकिन वो डर रहा है। इसलिए रॉस महोदय ने कहा है कि बाल अवस्था जो हो जाती है वो मिथ्या परिपक्वता हो जाती है ना। तो और ये जो अवस्था हो जाती है ये अनोखा काल भी है, कॉलम ब्रूस महोदय ने कहा है। उसके बाद रॉस ने एक और परिभाषा दी है कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि अभी बच्चा जब शैशवावस्था में था तो उसके शारीरिक और मानसिक जो स्थिरता थी वो नहीं थी। अब क्या है, उसमें शारीरिक और मानसिक जो है वो स्थिरता वो बाल अवस्था में सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो किस अवस्था में, तो बाल अवस्था में। किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है, यानी रॉस महोदय का ये कथन हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं किलपेट्रिक के अनुसार। तो किलपेट्रिक बाल अवस्था जीवन का निर्माण काल है। क्या है, तो बाल अवस्था जीवन का निर्माण काल माना है। किसने माना है, तो किलपेट्रिक महोदय ने माना है। अब देख लेते हैं बाल अवस्था की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है इसमें शारीरिक व मानसिक स्थिरता। तो ये बाल अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 या 7 वर्ष की अवस्था के बाद शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यानी 6 या 7 वर्ष की अवस्था में किसमें आ जाती है, तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। और ये स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा इस एज में क्या होता है, बढ़ जाता है, उसमें जो है उसमें और भी चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अभी वो किशोर अवस्था में नहीं पहुंचा है ना। किशोर अवस्था से पहले की अवस्था आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किशोर अवस्था से पहले की अवस्था और शैशवावस्था के बाद की अवस्था, यानी जो बीच की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, वो बाल अवस्था कहलाती है। और बाल अवस्था 2 भागों में बांटा गया है, तो उत्तर बाल अवस्था और पूर्व बाल अवस्था। जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल अवस्था 9 से 12 वर्ष ये माना गया है, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ पे हो जाता है आपका, यहाँ पे हम लोग थे कि ये स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है ना। और जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वो स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। बिल्कुल सही है ये बात। और सेकंड नंबर पर हो जाता है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वो जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यानी आपने इस एज में देखा होगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसे क्यों हुआ, और ये क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चंस होते हैं। तो आप क्या करो, आप बच्चों को, जो इस एज के बच्चे होते हैं उनके ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा बच्चे ने और उसको डांट के भगा दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बच्चों के साथ क्या करना है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर जरूर देना है बच्चों को, है ना। और उनका क्वेश्चन ये भी होता है कि इस समय वो ये नहीं पूछता है कि ये क्या है, बल्कि ये पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, मतलब क्या है नहीं पूछेगा, क्या है ये नहीं पूछेगा, ऐसा क्यों है ये पूछेगा। अब आप बताओ भाई बच्चे के क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा क्यों है। अगर दुनिया गोल है तो ये क्यों है, सूरज निकलता है तो क्यों निकलता है, चांद रात में रोशनी देता है क्यों देता है। अभी ये नहीं पूछ रहा है कि ये क्या है जो आसमान में चमकता है, ये क्या है, तो आप बता दोगे कि चांद है, रात में निकलता है तो ये चंद्रमा है, सुबह निकल रहा है जो रोशनी देता है, धूप देता है तो ये सूरज है। अब ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ये क्यों है। अगर ये सूरज है तो ये क्यों है, अगर चांद है तो क्यों है, या पृथ्वी गोल है तो क्यों है ना। तो अब ये क्वेश्चन है, लेकिन आंसर भाई आपको देने ही रहेंगे, यहाँ पे हो जाता है ना। तो और बच्चों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद भी मिलता है
है ना। तो यहाँ पे हो जाए जैसे लकड़ी, कागज़, यानी किसी कोई भी और भी चीज़ें हो जाती हैं, इनसे कुछ बनाना, जैसे सिलाई कढ़ाई करना, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों को इस एज में ये सब चीज़ें पसंद आती हैं, करते हैं। और एक चीज़ और होती है, ये इकट्ठा बहुत करते हैं हर एक चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चा, उसका ज्योमेट्री बॉक्स आप देखें, उसमें इतने सारे पेन होंगे, पेंसिल्स होंगे, इतने शार्पनर होंगे, इतने इरेजर होंगे। आप देखोगे, पूछोगे इनका काम क्या है, लेकिन उनका एक ये होता है हर चीज़ को इकट्ठा करना। वो रखे रहेंगे, भले उनका वर्क ना उसको हो, लेकिन वो हर एक चीज़ को संग्रहित करेंगे, यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति भी इसी में होती है। और इसमें क्या होता है, इस जो ये जो अवस्था होती है, वो समूह के साथ, यानी अपनी टोली बनाकर, और वो खेलों में क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, सामाजिक और नैतिक विकास बड़ी तेजी से होता है। लेकिन नैतिकता, जैसे नैतिकता के बारे में जाना कि जो 4 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी शेषावस्था की तो 5 वर्ष की अवस्था होती है, लेकिन 4 वर्ष की अवस्था तक होता है कि इसमें जो नैतिकता होती है वो शून्य होती है। बच्चे को नैतिकता के बारे में कुछ नहीं पता होता है, यानी उसके घर में कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको जो करना, अगर वो खा रहा है तो खाता ही रहेगा, अगर दौड़ रहा है तो दौड़ता ही रहेगा, हंस रहा है तो हंसता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो कर रहा है वो करेगा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कौन आया है, कितना वीआईपी शख्स आया है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जब बच्चा आया बाल्यावस्था में, तो अब उसको देखिए क्या है, इसमें सामाजिक और नैतिक विकास तेजी से हो रहा है। बच्चा, हालांकि बच्चे में नैतिकता तो आ जाती है, लेकिन कैसी आती है कि वो ये सोचता है कि ये हमारी तारीफ करे। ये चीज होती है कि आपने, अब कोई गया, अब कोई आपके यहाँ शख्स आ गया, अब इस एज में कोई बच्चा है और आप उससे जाके कहो ये जो आए हैं इनको आप पानी दे के आओ, है ना। तो वो बच्चा देगा और उसके मन में एक चीज रहेगी कि ये हमारी तारीफ करे, कि बच्चा कितना अच्छा है ना। ये चीज होती है बच्चे के मन में, लेकिन नैतिकता होती है बच्चे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। और वो समाज में सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, सामाजिक, क्योंकि अब वो उसने एक टोली बना ली। अब विद्यालय में भी आपने देखा होगा कि इतनी एज के जो बच्चे होते हैं, स्कूल में आपने देखा होगा ना कि इतनी एज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी एक टोली बना लेते हैं, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि इतने छोटे बच्चे बातें क्या करते हैं, लेकिन वो बातें भी करते हैं। अगर करते ना हो तो उन लोगों की बने ही ना, निपटे ही ना, कुछ तो वो लोग करते हैं ना, एक्टिविटी करते हैं, वो लोग अपने तरीके से बातें करते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। और बच्चा अब इतना छोटा भी नहीं, हालांकि अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, अभी बाल अवस्था में आया है, लेकिन हाँ इतना तो है कि वो अपने दोस्तों के साथ रह के और खेल सके और बातें कर सके, ये तो है ही है। तो ये एज ही ऐसी है ना। और इस समय जो बच्चा हो जाता है, अपना अधिक से अधिक समय जो है, यानी ज़्यादातर समय दूसरों बच्चों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। यानी जो ये एज हो जाती है, इस एज में बच्चा क्या करता है, जो अपने ग्रुप के लोग हैं, यानी अपनी एक टोली बना रखी है, उन्हीं के साथ में खेलेंगे। और फिर वो नहीं देखेंगे कि ये गंदा बच्चा है, ये साफ बच्चा है, या हम गंदे हुए जा रहे हैं, ये भी नहीं देखेगा। वो कहो तो वो मिट्टी में लूट ले, वो अपने आप को पूरा गंदा कर ले, वो चीज़ इस एज में हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और यहाँ पे थे वास्तविक जगत से संबंध। अब इस अवस्था में बालक शेषावस्था के काल्पनिक क्या है, काल्पनिक जगत का प्रत्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। कब करता है, तो हम लोग ये कौन सी एज पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं। बाल अवस्था, है ना, बाल अवस्था ही तो भाई पढ़ रहे हैं ना। तो इस एज में क्या हो जाता है, कल्पना में नहीं रहता है, उसका परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, और वो वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी अब क्या कर रहा है बच्चा, अब बच्चा ये कर रहा है कि पहले वो क्या था कि अभी वो ऐसा था कि जो कुछ था वही था, बच्चा ही था, है ना, ऐसा ही तो अपने आप को वो समझ रहा था। और ये भी समझ रहा था कि जो भी मतलब माता है या घर के और भी लोग हैं, हम ही को लाड प्यार करें, और कोई किसी को मतलब और किसी को लाड प्यार ना करें, और उसको माता से ज़्यादा किसी से लगाव नहीं था। अब क्या है, बच्चा इस एज में आया है, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी एक टोली बना ली, और अब ये कर रहा है कि जो उसका काल्पनिक जगत है उसको उसने त्याग दिया। अब क्या कर रहा है, वास्तविक जगत में वो प्रवेश कर रहा है, और हर एक चीज को वो जानने की वो रखता है। जैसे कि कहते नहीं कि ये क्या है, ये यानी ये कैसे हुआ, ये सब चीजें वो जानने की कोशिश करता है। कोई भी चीज आप पकड़े हो, कोई चीज भी आपके हाथ के संपर्क में है, मतलब वो क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा। इस तरह के जो बच्चे ही सेज के वो आपके संपर्क में, आपके घर में ही होंगे, तो और
तो आपने देखा होगा बच्चे किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार कार्यों को करते हैं, जैसे दफ्ती के गुलदस्ते या मकान या थर्माकोल से मकान, बोट यानी नाव इत्यादि बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज़ की लुगदी यानी कागज़ को भिगोकर उसमें मेथी के साथ पीसकर खिलौने बनाना, कपड़े से फूल बनाना, गुड़िया बनाना आदि हो जाता है। यानी कि रचनात्मक यानी क्रिएटिव। अब बच्चा क्या कर रहा है, क्रिएटिव है और उसने अपना स्वयं से अब वो वर्क कर रहा है। वही चीज़ हो गई कि उसको इकट्ठा करना है हर एक चीज़ को, वो भी इस अवस्था में होता है। वो हर चीज़ कर रहा है, आप उसकी बस तारीफ करो। उसका ये रहता है कि हम ये चीज़ करेंगे। आपने सुना भी होगा ऐसे बच्चों को जो इस एज में होते हैं कि हम तो ये भी कर लेते हैं, हम तो वो भी कर लेते हैं, हमने ऐसा किया। अब कुछ लोग बच्चों को डांट देते हैं कि हाँ इन्हीं को सब कुछ आता है और तो किसी को आता नहीं। मगर नहीं, ये एज ही ऐसी है। इस एज में आप करेंगे क्या, क्योंकि उनको तारीफ ही चाहिए। करेंगे, वो खूब मेहनत करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन उनको बदले में क्या चाहिए, उनको तारीफ चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं सामाजिक गुणों का विकास। तो सामाजिक गुणों का विकास, बालक विद्यालय में अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। वो किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। अब प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति किस एज में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था होगा, है ना। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता सामाजिक गुणों का विकास है और यहाँ पे सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, तब बालक के प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। यानी यहाँ पे देखिए क्या डबल हो गया, नहीं डबल नहीं है, सामाजिक गुणों का विकास है और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि भाई जब समाज में आया तब भी उसने क्या किया कि समूह बनाया और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता तो उसमें है ही है। तो इस तरह से हो जाता है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। तो शिशुअवस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण में समायोजित स्थापित करने लगते हैं। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को और दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों की अपेक्षा अपने यानी लड़कियां जो है वो लड़कियों को अपना दोस्त बनाती हैं। अभी देखिए आपने शिशुअवस्था पढ़ा, कौन सी अवस्था पहले पढ़ा आपने, जो आपका लेक्चर सेकंड हो जाता है उसमें आपने पढ़ा, यानी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि शेषवावस्था इसमें क्या था, जो काम प्रवृत्ति है तो वो सबसे प्रबल होती है। अब ये चीज़ आप सोचेंगे कि मैम ऐसा आप बता रहे हो कि शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति यानी सेक्स है ना, तो वो प्रबल होती है, तो ऐसा कैसे है, तो ऐसा ही है, ठीक है ना। जब आपका यानी आपके ऑप्शन आएंगे 4, उसमें लिखा होगा किशोर अवस्था, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो या तो आप किशोर अवस्था पे टिक करेंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में, या आप पहली बार किशोर अवस्था या नॉन ऑफ दिस, इस पे आप टिक करेंगे। लेकिन आप शेषवावस्था पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आप कहेंगे इतना छोटा ये बच्चा है, लेकिन इसमें ही होती है, ठीक है ना। तो आप इसी पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे हो जाता है कि काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। अब जब बच्चा शेषावस्था को क्रॉस कर गया, अब वो पहुंचा है बाल अवस्था में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वो मतलब काम प्रवृत्ति में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया कि वातावरण से उसने समायोजन स्थापित कर लिया और बच्चे में क्या हो गया, समलिंगी, यानी अगर जो लड़का है वो लड़के को ही अपना दोस्त बनाएगा और जो लड़की है वो लड़की को ही अपने दोस्त सहेली बनाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वो बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। वही चीज की ये क्या चीजें हैं, है ना, ये कैसे है, ये सब चीजें जानने की प्रवृत्ति रखते हैं बच्चों को। यानी इसी एज में क्या होता है, बच्चे को घूमने टहलाने ले जाना चाहिए जिससे वो और भी चीजों को जाने। और इस एज में यही होता है कि वो क्वेश्चन बहुत करता है, तो बच्चा जब क्वेश्चन करेगा तभी तो चीज़ों को सीखेगा ना। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति जो अभी पढ़ा कि उनको संग्रह करने का बहुत ये रहता है कि हमारे पास हर एक चीज़ होनी चाहिए, भले वो उनके काम की हो या ना हो। तो संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है, विशेष रूप से गोलियां, खिलौने, मशीनों के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े आदि तथा लकड़ियां, विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़े यानी गुड़िया और कपड़े के टुकड़े आदि संग्रहित
देखे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखा होगा आपने इस एज के बच्चों में बहुत सारे, आपने ज्योमेट्री बॉक्स उनके खोल के आप देख ले तो आप कहेंगे कि इतने पेन आप क्या करोगे, या इतनी पेंसिल्स, वो रोज एक नई पेंसिल लाएंगे और उनके पास एक पूरा स्टॉक रखा होगा। या आप उनके बैग को खोल के देख लें, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाए कुछ आपको नहीं पता है। बहुत सारे कतरन मिल जाएंगे, यानी कपड़े के टुकड़े मिल जाएंगे, और आपको छोटे छोटे पत्थर मिल जाएंगे, और जैसे जिनको उन्हें गुट्टे बोलते हैं वो गेंद मिल जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें इस एज में मिलना स्वाभाविक ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इस पर हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। बाल अवस्था, और बाल अवस्था जो हो जाती है वो 6 से 12 वर्ष हो जाती है। इसमें हम लोगों ने बाल अवस्था के बारे में जाना डिटेल में, उसके बाद बाल अवस्था को कितने भागों में बांटा गया इसको जाना, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था ये हो जाती है, और परिभाषाएं जानी। परिभाषाओं में कॉल एवं ब्रूस महोदय के अनुसार जाना कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल होता है। रॉस के अनुसार बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कहता है कि हम बड़े हो गए हैं, है ना, और डरता बहुत है, कहेगा अंधेरे में जाने से डरेगा, लेकिन कहेगा नहीं हमको डर नहीं लगता है, यानी उसमें मिथ्या होती है, मिथ्या परिपक्वता होती है। तो उसके बाद हमने कई और भी जो परिभाषा है उनको जाना। उसके बाद बाल अवस्था की विशेषताओं को जाना, इसमें शारीरिक व मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सामाजिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, ये इन सब चीजों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप चीज़ों को, यानी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ों को आपको मिल जाए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा, अब जैसे हम क्लासेस लेते हैं और आप सोचें हम एक ही दिन में सारे क्लासेस देख लेंगे, अभी नहीं देखेंगे, हम सर्च करके देख लेंगे, तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोज़ आप एक कंटिन्यू पढ़ते हैं और एक दिन में बहुत सारा आपने पढ़ लिया। वही वाली चीज़ है कि एक एक अगर आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो बूंद बूंद से सागर बनता है, और बूंद ही बूंद से सागर बनाना भी ठीक होता है, इकट्ठा तो आप पूरा सागर नहीं बना पाएंगे ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।